वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये वीडियो सीरीज हमारी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चल रही है। हम डे 51 में पहुंच गए हैं और इसके अंतर्गत प्रयास किया गया है कि जिन भी टॉपिक्स के आने की संभावना है उनको कवर किया जाए होलिस्टिक रूप से। साथ में उन टॉपिक से संबंधित जो यूपीपीएससी और जो यूपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी यहाँ पर अटैच किया जाए। एंड हमारी ये सीरीज बाइलिंगुअल चल रही है। आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर यूपीपीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे एग्जाम्स जैसे कि पीसीएस, आरओ, बीईओ, इन सभी के लिए क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप इनको ज्वाइन कर अपने जो सिलेक्शन के चांसेस हैं उनको डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही यूकेपीएससी, एचसीएस और बीपीएससी के लिए भी क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं। इनको ज्वाइन कर भी आप बेनिफिट ले सकते हैं और इनके संबंध में आपको अधिक जानकारी गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। इनसे कॉन्टैक्ट कर आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, वो है बुक्स और ऑथर्स। देखिए, चाहे एंशियंट पीरियड की बात हो या मेडिवल या फिर मॉडर्न, तीनों में ही बुक्स जो भी लिखी गई हैं उन समय पर उनसे संबंधित क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। तो इसमें हम प्रयास करेंगे कि एंशियंट और मेडिवल टाइम की जो बुक्स हैं उनको हम देखें, साथ में ही रटने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये रटने वाली चीज़ है लेकिन ये बहुत बार पूछी गई है तो इसको हम ऐसे अवॉइड नहीं कर सकते। तो मैं ट्राई करूंगी जहां पर ट्रिक्स संभव होंगी वहां पर हम ट्रिक्स डिस्कस करेंगे, बाकी हम ऐसे उनको साथ में लर्न करेंगे। यहाँ पर जो बुक्स देख रहे हैं वो मिक्स है, मेडिवल और एंशियंट की, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, सीक्वेंस में नहीं दी हुई है, आपको मिक्स देखने को मिलेंगी। तो पहली जो बुक है वो है शूद्रक मृक्षकटिका या फिर मृक्षकटिका, बहुत बार पूछी गई है। इसमें आप शूद्रक से लर्न कर लीजिए, इसका शूद्र वाला पार्ट और इसका मृक्ष। तो आपको पूरा अगर नाम नहीं भी लर्न कर रहे हैं तो अगर हम आधा आधा नाम भी लर्न करेंगे एग्जाम में हम अपना आंसर करेक्ट टिक कर पाएंगे। वही हमारा मेन मोटो है, शूद्र मृक्ष, शूद्र मृक्ष, ऐसे करके शॉर्ट में आप लर्न कर लीजिए तो ये आपका आंसर टिक हो जाएगा, शूद्र मृक्ष। उसके बाद गुलबदन बेगम, ये इनके द्वारा हुमायूं नामा लिखी गई थी। एक प्रश्न एक बार पूछा गया था कि गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी, तो ये बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी और इन्होंने हुमायूं नामा लिखी थी गुलबदन बेगम ने। उसके बाद अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी और आईने अकबरी लिखी। तो अकबरनामा और आईने अकबरी में डिफरेंस क्या है, तो अकबरनामा का एक पार्ट है आईने अकबरी, ठीक है। उसके बाद चंद बरदाई ने किताब लिखी थी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है, चंद बरदाई ने। 2-3 बार बोलिए चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो, तो एग्जाम में आपका आंसर टिक हो जाएगा सही। उसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी है, पद्मावत मूवी भी आई थी तो इसका नाम आपको याद हो शायद, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद आता है श्री कृष्ण देव राय ने लिखी है अमुक्त माल्यद। क्या लिखी है, अमुक्त माल्यद। उसके बाद है फिरदौसी ने लिखी है शाहनामा। तो फिर से शाह का नाम किसने लिखा है, फिर से फिरदौसी ने, ठीक है। शाहनामा, शाह का नाम फिर से किसने लिखा है, फिरदौसी ने। उसके बाद भारवी ने लिखी है किरात अर्जुनियम, भारवी के द्वारा लिखी गई है किरात अर्जुनियम। और तो भैरवी की किरात अर्जुनियम हो गई और उसके बाद आती है हमारी जयदेव की गीत गोविंद। जयदेव जो थे इन्होंने गोविंद के लिए गीत गाया, जयदेव की गीत गोविंद, ठीक है। जयदेव गीत गोविंद हो गई। उसके बाद ये आसान है, सूरदास की सूरसागर, उन्हीं के नाम से सिमिलर है। फिर आता है हसन निजामी का ताजुल मासिर। ये देखिए, ये जो मेडिवल वाली ये वाली बुक्स है ये बहुत बार पूछी गई हैं और ये सबसे डिफिकल्ट होती है इनको लर्न करना, तो थोड़ा प्रयास कीजिएगा। देखिए, निजाम राजा के लिए यूज होता है, उन्हीं की तरह सिमिलर वर्ड है, निजाम कहा जाता था, तो उनको क्या लगा था, ताज लगा था, ठीक है। और ताज लगाने में वो माहिर थे, तो मासिर से आप माहिर से लर्न कर लीजिए कि जो निजामी थे, हसन निजामी, वो ताज लगाने में माहिर थे।
तो ताजुल मासिर आपका कहीं ना कहीं आपके सामने ऑप्शन आएगा, तो आप उसको टिक कर पाएंगे। इस तरह से आप इसको ट्रिक की तरह थोड़ा सा सिमिलर उसमें लर्न करने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद मिनहाज उस सिराज की किताब है तबकात ए नासिरी। इसको कैसे लर्न कर सकते हैं? देखिए ऐसे तो ये नाम बड़े 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 हैं, आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो 2-3 बार बोलिए मिनहाज उस सिराज तबकात नासिरी, मिनहाज उस सिराज तबकात नासिरी, तो फ्लो में आपके बैठ जाएगा और आप ऑप्शन टिक कर लेंगे। या तो आप यहाँ पर देखिए सिराज, सिर यहाँ पर भी आ रहा है और नासिर में भी सिर आ रहा है, नासिरी में भी सिर आ रहा है, तो सिराज नासिरी, सिराज सिर आज नासिरी। ठीक है, तो वर्ड थोड़े थोड़े बीच में कॉमन आ रहे हैं, इनको आप एक साथ रख सकते हैं, सिराज नासिरी, सिराज नासिरी, तो आप वहां पर टिक कर पाएंगे। और प्रीलिम्स में हमारे पास सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि हमें वहां पर ऑप्शन को करेक्ट टिक करना है, तो थोड़े से ट्रिक से भी हम अगर चीज़ों को लर्न करेंगे तो वहां हमारा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सही ऑप्शन जो टिक करने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। फिर बर्नी की किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इनकी 3 बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं जियाउद्दीन बर्नी की, तारीख ए फिरोज शाही, फतवा ए जहांदारी और मासिर सादत। इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो इसको आप कैसे लर्न कर सकते हैं? आपको पता है बर्नी जो थे ये कंटेम्प्रेरी थे फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, इन लोगों के ये कंटेम्प्रेरी थे। तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, फिरोज शाह से इन्होंने तारीख ली और जहांदार से इन्होंने जहांदार के लिए फतवा निकलवा दिया, और मासिर नाम का एक व्यक्ति था उससे इन्होंने कहा मेरी सादत करो। 3 इन्होंने किताबें लिखी, फिरोज शाह से तारीख ली, जहांदार के लिए फतवा निकलवा दिया और मासिर नाम से कहा, जो मासिर नाम का था उससे कहा मेरी सादत करो। तो इस तरह से आपको इनकी 3 किताबों के नाम लर्न हो जाएंगे, तारीख फिरोज शाही, फतवा जहांदारी, मासिर सादत। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा, ये कहानी की तरह कि फिरोज शाह की से इन्होंने एक तारीख ली, जहांदार से का इन्होंने के लिए फतवा निकलवा दिया और मासिर से इन्होंने अपनी सादत करने के लिए कहा। उसके बाद अगले आते हैं अबुल मलिक, इस्लामी लिखा हुआ है, ये इसामी है। ठीक है, तो इसामी की जो किताब है, इनका पूरा नाम निन्ना भी याद रखिए, तो इसामी की किताब का नाम क्या है? फुतुहात उस सलातीन। तो इसामी से बेसिकली क्या किया गया? सलाह मांगी गई। ठीक है, तो ये वर्ड सलाह नहीं है, बेसिकली सलातीन है, लेकिन आप कैसे लर्न कर सकते हैं कि इसामी से सलाह मांगी गई। तो इसामी ने फुतुहात उस सलातीन किताब लिख दी। ठीक है, अपनी सलाह दी, तो फुतुहात उस सलातीन किताब इन्होंने लिख दी इसामी ने। इसामी से सलाह और इसामी ने फिर कौन सी किताब लिख दी? फुतुहात उस सलातीन। तो ऐसे आप वर्ड्स निकाल सकते हैं, यहाँ पर सलाह कुछ भी नहीं है, लेकिन सलातीन आपका वर्ड से थोड़ा रिलेटेबल है। फिर हम देखते हैं अगली किताब कौन सी है। ये सारी किताबें बहुत बार पूछी जाती हैं और इनको रटना बहुत डिफिकल्ट होता है। याहया बिन अहमद सिरहिंदी ने लिखी है तारीख मुबारक शाही। इसके लिए क्या कह सकते हैं? देखिए अगर इनका पूरा नाम आता है याहया बिन अहमद सिरहिंदी तो आप वैसे भी लर्न कर सकते हैं, अदरवाइज कई बार केवल अहमद सिरहिंदी भी लिखा हो सकता है। तो याद रखिएगा याया मतलब आप ये कर रहे हैं कि इनको इनके नाम में हिंदी आ रहा है। ठीक है, सरहिंदी में हिंदी आ रहा है, तो आप इनको यस कहकर मुबारक बात दे रहे हैं। मुबारक शाही को आप क्या कर रहे हैं? तारीख मुबारक बात दे रहे हैं, क्योंकि इनको हिंदी आती है। ठीक है, सरहिंदी को हिंदी आती है, इनके नाम के आगे सर लिखा हुआ है, तो आप इनको मुबारक बात दे रहे हैं। तो ये इनकी किताब का नाम क्या है? तारीख मुबारक शाही। ठीक है, तो उसके बाद देखिए अगली क्या दी हुई है। निजामुद्दीन अहमद ने 2 किताबें लिखी हैं, तबकात अकबरी और तारीख निजामी। इनको कैसे लर्न कर सकते हैं? निजामुद्दीन की एक किताब तो तारीख निजामी हो गई। ठीक है, निजामुद्दीन की एक किताब तारीख निजामी हो गई, और दूसरी है तबकात अकबरी। तबकात अकबरी, इसको 2-3 बार बोल लीजिए, अगर हम हर उसमें ट्रिक करेंगे तो फिर सारी चीजों में हमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो निजामुद्दीन अहमद की कौन सी किताबें हैं? एक तो हो गई निजामी, तारीख निजामी, दूसरी क्या हो गई? तबकात अकबरी, तबकात अकबरी। देखिए फिर एक इंपॉर्टेंट किताब है बदायूनी की मुंतखाब अल तवारीख। मुंतखाब अल तवारीख किसकी किताब है? बदायूनी की। 2-3 बार इसको बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा। मुंतखाब अल तवारीख बदायूनी। उसके बाद अब्दुल हामिद लोहारी। अब्दुल हामिद लोहारी की किताब का क्या नाम है? पादशाहनामा। पादशाहनामा अब्दुल हामिद लोहारी की किताब है। और इनायत खान की किताब का नाम है शाहजहांनामा। तो इनायत शाहजहांनामा, इनायत शाहजहांनामा।
ऐसे करके लर्न करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको आधा नाम भी लर्न होगा तो चीजें टिक हो जाएंगी वहां पर। फिर खफी खान मुंतखाब उल लुबाब। तो खफी आप खफा से रिलेट कर सकते हैं, जो खफा है उसकी किताब का क्या नाम है? मुंतखाब। तो ये वाला बदायूनी की में भी आ रहा था। उल लुबाब, लुबाब, लुबाब किसको देने की जरूरत है? जो खफा है, खफा लुबाब, खफा लुबाब। ठीक है, तो इस तरह से आपके नाम लर्न हो जाएंगे आपको, खफा लुबाब। आगे देखते हैं अगला क्या है। अगली किताब है अली मोहम्मद खान की मीरात ए अहमदी। अली मोहम्मद खान की किताब का क्या नाम है? मीरात ए अहमदी। ठीक है, फिर अमीर खुसरो की किताबें हैं कुछ इंपॉर्टेंट। एक हो गई तुगलकनामा, फिर हो गई तारीख अलाई। तारीख अलाई को खजाइन उल फुतह भी कहा जाता है, खजाइन उल फुतह भी इनकी तारीख अलाई किताब को कहा जाता है। उसके बाद नूह सिपहर और फिर आशिका। तो आशिका तो आप आसानी से लर्न कर लेंगे, ये नाम भी हमारे थोड़ा फेमिलियर है। ये हो गई अमीर खुसरो की किताब। उसके बाद नूह सिपहर, ये भी थोड़ी, जितनी भी डिफिकल्ट किताबें उनसे हल्का सा नाम डिफरेंट है। तो नूह सिपीर किसकी है? ये भी हमारी हो जाएगी अमीर खुसरो की। उसके बाद एक तुगलकनामा हो गई, और उसके बाद तारीख अलाई, जिसका नाम क्या है? खजाइन उल फुतू। आप ये भी कर सकते हैं, जैसे आपने ये नाम सुन लिया, अब आप वीडियो को पॉज कर कर एक बार इसको ना देखे हुए कहीं और देखते हुए या आंखें बंद कर कर इनके अमीर खुसरो की जो किताबें हैं उनको एक बार बोलने का प्रयास कीजिए बिना देखे हुए। तो अगर आपने एक बार बोल लिया तो फिर आपको वो याद रहेंगे। ठीक है, अभी 15-20 दिनों में ही आपका एग्जाम है, तो आपको इजीली ऐसी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। फिर जहांगीर ने एक किताब लिखी थी तुजो के जहांगीरी। ठीक है, तो ये इसमें तो नाम ही आ रहा है इनका, तुजो के जहांगीरी, जहांगीर ने लिखी है। उसके बाद क्या है? उसके बाद आती है इकबाल नामा ए जहांगीर। इकबाल नामा ए जहांगीर किसने लिखा है? मुतमिद खान ने। तो जहांगीर का इकबाल नामा, जहांगीर का जो इकबाल नामा है किसके द्वारा लिखा गया है? मुतमिद खान के द्वारा लिखा गया है। जहांगीर का इकबाल नामा किसने लिखा है? मुतमिद खान ने लिखा है। उसके बाद बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, जिसका नाम बाबरनामा था या फिर तुजुके बाबरी थी। ठीक है, इसको इन्होंने कौन सी भाषा में लिखा था? इसको लिखा गया था तुर्की भाषा में। तो बाबरनामा को लिखा गया है तुर्की भाषा में, टर्किश लैंग्वेज में। तो इसका पर्शियन ट्रांसलेशन भी हुआ है। तो पर्शिया में लैंग्वेज में इसका जो ट्रांसलेशन किया गया है वो किया गया है अब्दुल रहीम खान के द्वारा। अब्दुल रहीम खान के द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं अगली किताब क्या है। ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर ने लिखी है भावार्थ दीपिका। ज्ञानेश्वर के पास ज्ञान है तो इन्होंने भावार्थ बताया है दीपिका का। दीपिका का भावार्थ किसने बताया है? जिनके पास ज्ञान है वही ये बात बता सकते हैं, ज्ञानेश्वर। ठीक है, तो ऐसे ट्रिक से हम लर्न कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास अगली किताब है इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई सफरनामा या फिर रहला। तो इब्न बतूता किसके कार्यकाल में आए थे? ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में। और इन्होंने, इनके नाम पर एक सॉन्ग भी है जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ। इन्होंने जो भारत में अपनी यात्रा की उसका नाम, उस किताब का नाम रखा सफरनामा या फिर रहला। सफरनामा तो इजी है, उसके बाद इसको ही रहला भी कहा जाता है। फिर आता है दारा शिकोह ने ट्रांसलेट की थी भगवत गीता और उपनिषद को पर्शियन लैंग्वेज में। और इनका जो सबसे फेमस वर्क है दारा शिकोह का वो है मजमा उल बहरेन। मजमा उल बहरेन किसका कार्य है? किसके द्वारा लिखा गया था? दारा शिकोह के द्वारा। फिर हम देखते हैं जगन्नाथ पंडित राय। जगन्नाथ पंडित राय की जो किताब है, एक हो गई है गंगा लाहिरी और दूसरी हो गई है रस गंगाधर। तो गंगा दोनों में आ रहा है, गंगा लाहिरी और रस गंगाधर दोनों किसने करी है? जगन्नाथ, जो जगन्नाथ पंडित राय हैं इनके द्वारा ये दो किताबें लिखी गई हैं। फिर आता है तारीख राशिदी। ये किसकी किताब है? मिर्जा दौलत बेग की। देखिए, तो इसको कैसे लर्न कर सकते हैं कि एक राशिदी नामक व्यक्ति है वो अपनी दौलत के लिए बेग कर रहा है। ठीक है, तो तारीख राशिदी जो किताब है, राशिदी नामक व्यक्ति अपनी दौलत, दौलत से आप दौलत निकाल सकते हैं, दौलत के लिए क्या कर रहा है? बेग कर रहा है। तो तारीख राशिदी किसके द्वारा लिखी गई है? मिर्जा दौलत बेग के द्वारा लिखी गई है, लेकिन आप अपनी कन्वीनियंस के लिए और लर्न करने के हिसाब से इसको बेग कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं अब्बास खान सरवानी। इनकी किताब क्या है? तारीख शेर शाही।
तारीख है शेर शाही सरवानी ने लिखी है। अब्बास खान सरवानी जो है इन्होंने शेरशाही पर किताब लिखी है, तारीख है शेरशाही। फिर हम देखते हैं जौहर अफ्ताबाची ने लिखी है तास्किरात उल वाक़ियात। इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? देखिए, जौहर की एक प्रथा होती है, आपको पता होगी, जो आपने पद्मावत में भी देखी होगी, जिसमें महिलाएं जौहर दे देती हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो जौहर के बारे में, जौहर का जो वाकिया है वो अफ्ताबाची को बता रहे हैं। ठीक है, जौहर का वाकिया बताया जा रहा है, वाकियात नाम में आ रहा है। देखिए, ताज़किरात और तारीख, ये सारे वर्ड्स थोड़े सिमिलर हैं। अगर आप इनको भी पूरा रटने का प्रयास करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। जौहर का जो भी वाकिया है वो अफ्ताबाची को बताया जा रहा है। तो जौहर अफ्ताबाची का नाम क्या है, कि किताब का नाम क्या है? ताज़किरातुल वाकियात। ठीक है, वाकिया से ये आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। फिर आती हैं बाकी क्या है, उसके बाद है मोहम्मद आरिफ कांदारी। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताई है? मोहम्मद आरिफ कांदारी ने तारीख अकबरी किताब लिखी है। उसके बाद तो ये जो मोहम्मद आरिफ कांदारी है, इन्होंने तारीख अकबरी लिखी है। ठीक है, तारीख अकबरी किसने लिखी है? मोहम्मद आरिफ कांदारी ने। उसके बाद ईश्वर दास नागर, इन्होंने किताब लिखी है फुतुहात ए आलमगीर। आलमगीर, फुतुहात ए आलमगीर, ये किसने लिखी है? ईश्वर दास ने लिखी है। आलमगीर पर किताब किसने लिखी है? ईश्वर दास ने लिखी है। उसके बाद भीमसेन बुरहानपुरी, इनकी किताब क्या है? नुक्शा ए दुलकुशा। तो भीमसेन बुरहानपुरी, इन लोगों के पूरे नाम याद रखिएगा, क्योंकि भीमसेन ही लिखा हो शायद, या फिर केवल बुरहानपुरी ही लिखा हो। तो भीमसेन बुरहानपुरी की किताब क्या नाम है? नुक्श ए दिलखुशा, कि इन्होंने कुछ नुक्श निकाले हैं, तो इनकी किताब का नाम हो गया है नुक्शा ए दिलखुशा। उसके बाद सुरजान राय खत्री ने खुलासा किया है, इसीलिए इनकी किताब का क्या नाम है? खुलासत उत तवारीख। सुरजान राय ने क्या किया है? खुलासा किया है, इसीलिए इनकी किताब का नाम हो गया है खुलासत ए तवारीख। फिर आलमगीर नामा, ये थोड़ा इधर उधर हो गया है। आलमगीर नामा किताब किसकी है? ये है मिर्जा मोहम्मद काजिम की। तो मिर्जा मोहम्मद काजिम ने लिखी है आलमगीर नामा, और ईश्वर दास ने लिखी है फुतुहात ए आलमगीर। उसके बाद आता है सकी मुस्तैद खान, ये दोनों लोगों के नाम इधर होने चाहिए, किताबों के नाम इधर होने चाहिए। सकी मुस्तैद खान ने क्या किताब लिखी है? इन्होंने लिखी है मासिर ए आलमगीरी। मासिर, ये मुस्तैद थे, हर जगह पर सकी जो थे ये मुस्तैद थे, तो ये काफी माहिर थे। ठीक है, मुस्तैद थे तो माहिर थे, तभी इनकी किताब में मासिर, किस चीज में माहिर थे? आलमगीरी में माहिर थे। तो मुस्तैद खान हर जगह मुस्तैद होकर माहिर हो गए थे आलमगीरी में। सकी मुस्तैद खान की किताब का नाम है मासिर आलमगीरी। देखिए, इतनी हमने जितनी किताबें कर ली हैं काफी इंपॉर्टेंट है, हम और भी आगे किताबें करेंगे, लेकिन यहाँ पर इससे ज्यादा मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। मेरा प्रयास है कि अगर हमने इतनी किताबें डिस्कस करी हैं तो ये आपको पूरी पता होनी चाहिए। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत ना हो। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, जब पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाए तो आप एक बार फिर से अपने आप रिवाइज करने का प्रयास कीजिएगा, वरना आप इसको 1.5 की स्पीड में देख लीजिएगा, ताकि अगर आप 1 घंटा भी इस पूरे वीडियो को दे रहे हैं, 2 बार देख रहे हैं, तो आपको अगर क्वेश्चन इससे आता है तो आपका वो श्योर शॉर्ट करेक्ट रहे आंसर, उसमें कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। राइट, तो ये डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होगा। अब हम देखते हैं आज के क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं किताबों से संबंधित। तो अब हमसे ये पूछा गया है कि ये जो थे हमारे ऑथर्स जिन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं वो किसके कार्यकाल में थे। तो इस क्वेश्चन को भी मैंने यहाँ पर ले लिया है, तो देख लेते हैं। अमीर खुसरो किसके समय पर थे? अमीर खुसरो हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय पर। उसके बाद अमीर खुसरो ने काफी सारे जो राजा थे, काफी सारे ये सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के, उनके कार्यकाल को देखा है। अब आपसे ये प्रश्न है कि अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों के कार्यकाल को देखा है, तो प्लीज इसको कमेंट कर बताइएगा, नंबर बता दीजिएगा या फिर नाम बता दीजिएगा कि कौन से राजा के समय पर थे, कौन से सुल्तान के समय से कौन से सुल्तान के समय तक ये रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कालिदास। कालिदास किसके समय पर थे? कालिदास हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। उसके बाद हरिशेन हो जाएंगे समुद्रगुप्त के समय, ये इनके कोर्ट पोएट थे। और बाण भट्ट इसके कोर्ट पोएट थे? हर्षवर्धन के। तो ये हमारा हो जाएगा, और यहाँ पर फिर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें ए का
4, ए का 4 ये भी है और ये भी है, उसके बाद बी का 1, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे। देखिए ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हर्ष के द्वारा कौन सी किताबें लिखी गई हैं। मैंने आपको बताया था प्रियदर्शिका, नागानंद, हर्षचरित और रत्नावली। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? प्रिया, नागा और रत्ना, इन 3 लोगों पर इन्होंने किताब लिखी थी। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 1, 2 एंड 4, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। फिर हम आगे अगला प्रश्न देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो कर्पूर मंजरी हर्ष के द्वारा, मालविकाग्निमित्रम कालिदास के द्वारा, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा, सौंदर्यानंद अश्व घोष के द्वारा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो जो कर्पूर मंजरी है ये किसकी किताब है? ये हो जाएगी हमारी राजशेखर की किताब। कर्पूर मंजरी राजशेखर की किताब है, ना कि हर्ष की। बाकी ये तीनों बिल्कुल करेक्ट हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है? द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले मालविकाग्निमित्रम रिटन बाय कालिदास इज, यानी कि कालिदास की जो ये किताब है मालविकाग्निमित्रम, इसके नायक कौन है? तो ये किसी शासक के ऊपर लिखी गई थी, वो कौन थे? आप नाम से निकाल सकते हैं। मालविका और अग्निमित्र की कहानी है ये। तो पुष्यभूति शुंग, गौतमी पुत्र सातकर्णी, अग्निमित्र या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आप समझ गए होंगे ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर, अग्निमित्र इसके नायक थे, ऑप्शन सी। आगे क्या दिया हुआ है? Whose court was embellished by जयदेव कंपोजर ऑफ गीत गोविंद, यानी कि ये जो गीत गोविंद के रचयिता थे जयदेव, ये किसके समय पर थे, किसकी दरबार में थे? धर्मपाल के, देवपाल के, विजय सेन के या फिर लक्ष्मण सेन, किसके समय पर थे? तो ये थे लक्ष्मण सेन के दरबार में। ठीक है, तो याद रखिएगा एक सेन डायनेस्टी थी बंगाल के एरिया में, एक पाल आए थे, उसके बाद सेन डायनेस्टी आई थी। तो लक्ष्मण सेन जो थे इनके दरबार में जयदेव नामक व्यक्ति था जिन्होंने कंपोज की थी गीत गोविंद। फिर हम देखेंगे आंसर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब हमको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा 780 पेजेस का क्रैश कोर्स शुरू किया गया है, जो कि प्रीलिम्स 2023 के को फोकस में रखकर किया गया है, जो आपका 14 मई को होने वाला है। उसके लिए ये क्रैश कोर्स है स्पेसिफिकली, एंड इसको ज्वाइन कर आप डेफिनेटली अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत इसको ज्वाइन कर लीजिए और इन गिवन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर बाकी डिटेल्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये वाला क्या क्वेश्चन कह रहा है, मैच करना है हमको। तो क्या दिया हुआ है? लिस्ट में हमें बुक्स के नाम है, उसके बाद उनका संबंध किससे है लिस्ट 2 में, उससे मैच करना है। तो सबसे पहले मैंने जो आपको बताया था अपने वीडियोस में हमने डिस्कस किया है, लीलावती का संबंध मैथ्स से है और महाभाष्य का जो संबंध है वो ग्रामर से है। तो अगर आपको यही दोनों चीजें पता होंगी तो क्या हम ऑप्शन टिक कर पाएंगे? सी का ऑप्शन 3 देखिए किसमें है। तो सी का ऑप्शन 3 इसमें है, यानी कि बी वाला जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अष्टांग संग्रह मेडिकल से संबंधित हो जाएगी, फिर से इसको मार्क कर देती हूँ। अष्टांग संग्रह मेडिकल से संबंधित हो जाएगी। 10 रूपक प्ले है, नाटक है। लीलावती का संबंध मैथ से है और महाभाष्य का संबंध ग्रामर से है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है? फिर अब हमको ऑथर और बुक्स को मैच करना है। सर्ववर्मा, शूद्रक, विज्ञानेश्वर और कल्हण। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि आपने जितनी बुक्स पढ़ ली हैं उसके अलावा कुछ पूछा नहीं जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि आपको ऑप्शन टिक करने में 1-2 बुक्स ऐसी होंगी जो आपको पता होंगी, इन्हीं में से पूछी जा सकती हैं, तो आप अपना आंसर जो है वो करेक्ट कर लेंगे। तो घबरा मत जाइएगा क्वेश्चन देखकर अगर आपको एकदम ही अननोन बुक आपके सामने आ जाए, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी बहुत रहती है यूपीपीसीएस में कि हमें अगर 1-2 भी पता है चीजें उसमें तो हम करेक्ट ऑप्शन अपना टिक कर सकें, 1-2 हम अगर सही से मैच कर लें। तो शूद्रक की शूद्र मृक्ष मैंने आपको बताया है, तो ये आपने इसको मैच कर लिया। उसके बाद कल्हण की राजतरंगिणी, ये आपने मैच कर ली। तो देखिए क्या इससे टिक हो रहा है हमारा करेक्ट। बी का ऑप्शन 3, बी का 3 केवल इसी में दिया हुआ है, यानी कि आपको इसी से पता चल गया कि करेक्ट आंसर हमारा बी है। तो ए क्या हो जाएगा? सर्ववर्मा की किताब क्या है? कांतार।
सर्व वर्मा की किताब, एक कांतार नाम की मूवी भी आई है, तो ये सर्व सबने देखी है, सर्व ने देखी है, ठीक है। सर्व मतलब क्या हो गया, सभी। तो सर्व वर्मा की कांतार हो गई। उसके बाद शूद्रक मृक्षकटिकम। सी क्या हो गया, विज्ञानेश्वर मिताक्षरा। तो विज्ञानेश्वर की किताब का क्या नाम है, मिताक्षरा, और कल्हण की राजतरंगिणी हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो गया। फिर क्या आता है, अगला प्रश्न देखते हैं। Who of the following is known for his contribution in the field of algebra? यानी कि किसे बीजगणित के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। आर्यभट्ट को, ब्रह्मगुप्त को, भास्कर को, या फिर लाल को। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भास्कर, ऑप्शन सी। फिर देखते हैं, दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मैथमेटिशियन इन्वेंटेड डेसिमल प्लेस वैल्यू। यानी कि किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थान के मान का आविष्कार किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए वैसे, भास्कर, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त या फिर आर्यभट्ट। किसने किया था, आर्यभट्ट ने, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, हु वॉज द ऑथर ऑफ मत्त विलास प्रहसन। यानी कि मत्त विलास प्रहसन के हमें बताना है कौन लेखक थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी, महाक्षत्रप रुद्रदामन, महेंद्र वर्मन, या फिर पुलकेशिन द्वितीय। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी, महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखी गई थी। मत्त विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। मनुस्मृति, देखिए मनुस्मृति के बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ये मेनली रिलेटेड किससे है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि ये सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है, कानून से संबंधित है, अर्थशास्त्र से संबंधित है, या फिर राज्य की कार्य प्रणाली से संबंधित है। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, इसका संबंध हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था से, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। याद कर लीजिएगा, मनुस्मृति सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, हमको बताना है इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो हुएन सांग की जो जीवनी है ये हुई ली के द्वारा लिखी गई है। लाइफ ऑफ हुएन सांग हुई ली ने लिखी है। नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी ने लिखी है। हिस्टोरिकल फिलिफिकल ये पॉम्पियस स्ट्रोगस के द्वारा लिखी गई है। और हिस्ट्रीज जो है, द हिस्ट्रीज, ये हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें कौन सी सही नहीं है वो बताना है हमको। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा प्राकृतिक इतिहास या नेचुरल हिस्ट्री जो है टॉलमी के द्वारा नहीं, प्लिनी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी है, प्लिनी ने। लाइफ ऑफ हुएन सांग किसने लिखी है, हुई ली ने। हिस्टोरिकल फिलिफिकल किसने लिखी है, पॉम्पियस स्ट्रोगस ने। और द हिस्ट्रीज लिखी है हेरोडोटस ने। फिर देखते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर। आगे क्या दिया हुआ है, मोस्ट एंशियंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन गिवन ऑप्शन इज। यानी कि इसमें सबसे एंशियंट क्या हो जाएगा, सितार, वीणा, सरोद या फिर तबला। तो सबसे एंशियंट यहाँ पर हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर हमारा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है वो हो जाएगा वीणा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अब्दुल रहमान हमीर रासो, चांद बरदाई पृथ्वीराज रासो, जागनिक ने आला खंड लिखी है और नरपति नाला ने बीसल देव रासो लिखी है। तो जो इसमें सही सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा हमारा हमीर रासो। ये अब्दुल रहमान के द्वारा नहीं लिखी गई है, जोधा राज के द्वारा लिखी गई है। हमीर रासो किसने लिखी है, जोधा राज ने। चंद बरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखी गई है और आला खंड जागनिक के द्वारा लिखा गया है। और बीसल देव रासो किसके द्वारा, नरपति नाला के द्वारा इसको लिखा गया है। तो याद रख लीजिएगा इनको। उसके बाद ऑप्शन ए करेक्ट हो गया है यहाँ पर। फिर देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड द महाभारत इनटू पर्शियन। महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन किसके द्वारा किया गया है, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल फजल, निजामुद्दीन अहमद या फिर शेख मुबारक। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल कादिर बदायूनी जो है इन्होंने अनुवाद किया था महाभारत का फारसी में, बदायूनी ने किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा बदायूनी ने महाभारत का अनुवाद किया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर देखते हैं, महाभारत का जो फारसी अनुवाद है इसका शीर्षक क्या है, अनबर सुहाली, रज़्मानामा, हश्त बहिश्त या फिर अयार दानिश। तो ये है हमारा रज़्मानामा। तो महाभारत का जो पर्शियन ट्रांसलेशन है उसका नाम क्या है, रज़्मानामा। ठीक है,
रस्मानामा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर हम देखते हैं, अब कहा गया है किसने ट्रांसलेट किया था रामायण को पर्शियन लैंग्वेज में। तो महाभारत को तो बदायूनी ने किया था, अब रामायण को किसने किया था? मुल्ला शेरी ने, अबुल फजल ने, फैजी ने या फिर अब्दुल कादिर बदायूनी ने। तो इसको भी बदायूनी के द्वारा ही किया गया है, यानी कि रामायण और महाभारत दोनों के ही पर्शियन फारसी अनुवाद किसने किए हैं? बदायूनी ने। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिर आगे क्या है, अब हमको बताना है इनमें से किसने ट्रांसलेट किया है महाभारत को पर्शियन में। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा, अब्दुल कादिर बदायूनी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहां पर भी। फिर देखते हैं आगे, ऑप्शन ए सही है। इसमें क्या दिया हुआ है, अब बताना है हु अमंग द फॉलोइंग हैड ट्रांसलेटेड हितोपदेश इनटू पर्शियन। हितोपदेश को पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया है? दारा शिकोह ने किया है, फैजी ने किया है, अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है या फिर ताजुल माली ने किया है। तो इसको किया गया है हितोपदेश को ताजुल माली ने। हितोपदेश को पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया है? ताजुल माली ने। और महाभारत और रामायण को किसने किया है? बदायूनी ने। उसके बाद अब हम अपना जो करंट अफेयर का टॉपिक है उसको देख लेते हैं। एंड एक चीज याद रखिएगा, ये जितनी भी बुक्स हैं सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। मैंने प्रयास किया है कि आपको क्वालिटी कंटेंट दिया जाए और आप जितना भी देखें उससे ज़्यादा लर्न कर सकें। अगर मैं वीडियो की जो टाइमिंग है उसको बढ़ा दूंगी तो शायद वो थोड़ा बोरिंग हो जाए, इसीलिए मेरा प्रयास है कि ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो। हालांकि कई बार हो जाता है, तो आप लोग प्लीज़ इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा टाइम अगर आप इसको निकाल कर देंगे तो क्वेश्चन इससे आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और अगर आप इसको देखेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से लर्न भी हो जाएंगी। तो यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस देख लेते हैं, ये क्या है। ये यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस ये न्यूयॉर्क में हुई है मार्च 2023 में। कहाँ पर हुई है? न्यूयॉर्क में। और इसकी थीम क्या थी? आर वाटरशेड मूवमेंट यूनाइटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर। वाटर कॉन्फ्रेंस है तो उसी से संबंधित इसकी थीम भी है, आर वाटरशेड मूवमेंट यूनाइटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर। ये सेकेंड कॉन्फ्रेंस है, यूएन कॉन्फ्रेंस है जो डेडिकेटेड है पानी को। इससे पहले एक और कॉन्फ्रेंस हुई थी जो पानी को डेडिकेटेड थी, वो 1977 में हुई थी अर्जेंटीना के मार डेल प्लाटा में। ठीक है, तो अर्जेंटीना के मार डेल प्लाटा में 1977 में हुई थी। उसके बाद से ये दूसरी कॉन्फ्रेंस है यूएन की जो कि पानी को समर्पित है। उसके बाद यूएन ने लॉन्च किया है एक ग्लोबल कैंपेन जिसका नाम क्या है? बी द चेंज, जो वर्ल्ड वाटर डे 2023 में मनाया गया है। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया गया है इधर कमेंट करके बताइएगा, इसको हमने डिस्कस किया हुआ है। तो वर्ल्ड वाटर डे जो है इसका इस ग्लोबल कैंपेन को लॉन्च किया गया है वर्ल्ड वाटर डे के दिन बी द चेंज नाम से। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और इन वीडियोस को भी देखते रहिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए। एक दो बार अगर आप दिन में 1 घंटा भी इस वीडियो को दे देते हैं तो डेफिनेटली आपको ये बहुत हेल्प करेगा। अगर आप दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं तो खाना खाते वक्त आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और तो आपको टाइम भी ज़्यादा इसमें नहीं लगेगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।